आज हम ये सीखेंगे सूत्र निकलम द्वारा गुणा करना। इसकी दो विधियाँ होती है, एक तो होती है आधार विधि और एक होती है हमारे पास उपाधार विधि। आधार विधि और दूसरी होती है हमारे पास उपाधार विधि। उपाधार विधि, आधार विधि के सवाल हमने सीख लिए। आज हम लेते हैं उपाधार विधि। उपाधार विधि के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उपाधार का अर्थ क्या होता है, हम ये सीखेंगे। जैसे हम आधार लेते हैं, आधार मान लीजिए हमारे पास है आधार 10 है। आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है, या 10 के गुणनाक में कुछ भी हो सकता है। उपाधार का मतलब होता है आधार का गुणज। आधार का गुणज, आधार का गुणज का मतलब होता है कि जैसे 10 है तो 10 का गुणज यानी 10 का पारा लिखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं गुणज। जब 10 और ये 100 होता है तब तो हम क्या करते हैं, आधार विधि काम लेते हैं। और 20, 30, 40, 50, 60, 70 वाली संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, उपाधार विधि काम में लेते हैं। उपाधार में किसका प्रयोग करेंगे, आधार का गुणज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए हमारे पास 100 है तो 100 का उपाधार के आधार पर इसका गुणज क्या होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो हम ये इसको बोलते हैं उपाधार विधि। यानी कि 200, 300, 400, 500, 600, 700 का प्रयोग करते हैं तो हम लेते हैं उपाधार विधि। और 20, 30, 40 ये बीच की संख्या आती है तो हम लेते हैं उपाधार विधि। केवल 10, 100 का आधार मानकर सवाल हल करते हैं तो हम इसमें आधार विधि का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। जैसे हमारे पास सवाल है ये 23 × 25। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम मानते हैं आधार। तो आधार हमारे पास क्या आएगा, आधार हमने मान लिया 10। आधार हमने माना इसका 10, ये लिखा हमने 10। अब हम लेते हैं आधार 10 लेते हैं तो इसका जो विचलन होता है 25 और 23, 10 के आधार पर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इसका विचलन हो जाएगा 13, इसका विचलन हो जाएगा 15। 13 और 15 बहुत बड़ी संख्या होती है। तब हम ये आधार और विचलन में जब बड़ी संख्या का अंतर आता है तब हम लेते हैं उपाधार विधि। तो हम उपाधार का प्रयोग करते हैं। यह लिखेंगे उपाधार, उपाधार अंक। उपाधार अंक का मतलब आधार विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि 10 है तो यहाँ 20, 30, 40 ये लेते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 20, 10 का गुणज। अब हम यहाँ लिखेंगे विचलन। विचलन का मतलब होता है कि या उपाधार से कितना आधार कितना अधिक है। उपाधार से विचलन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, उपाधार के आधार पर उपाधार अंक से विचलन। उपाधार से विचलन प्रयोग करते हैं। तो विचलन का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या करता है, ये जो 23 और 25 है ये 20 से कितना अधिक है, 20 से कितना अधिक है तो हम इसका करते हैं विचलन। तो ये जो 20, 23 है ये 3 अधिक है और 25 है ये 5 अधिक है तो हमारे पास ये विचलन आ गया। उपाधार अंक क्या होगा, उपाधार अंक होगा कि आधार के अंदर भाग दो। उपाधार अंक ये लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार 20 में 10 का भाग दिया तो 2, तो उपाधार अंक हमारे पास कितना आ गया, 2। देखो यदि हमें उपाधार विधि का प्रयोग करें तो सबसे पहले आधार लिखते हैं, फिर उपाधार अंक। उपाधार अंक आ गया 2, ये उपाधार लेते हैं। उपाधार में हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। उपाधार का मतलब क्या होता है, आधार से का गुणज। 10 का पारा 10, 20, 30, 40 तो ये उपाधार आ जाएगा हमारे पास 20। और उपाधार अंक आ गया हमारे पास 20 के अंदर 10 का भाग दिया 2 बार। और उपाधार अंक से विचलन 3 और 5। उपाधार से कितना अधिक होता है, 3 और 5 है तो हम ये लिखेंगे 3 और 5। अब हम सवाल करते हैं। अब देखो 23 का विचलन कितना हो जाएगा, 23 का विचलन हो गया 3 तो हमने लिखा यहाँ +3। और 25 का विचलन क्या हो गया 5, यहाँ लिखा 5। अब हम ये लिखेंगे यहाँ पर 2 पक्ष बनाते हैं, ये बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये बनाते हैं राइट हैंड साइड। इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल आएगा। तो 3 और 5 को गुणा किया हमने, तो 3 और 5 को गुणा करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 × 5। तो हमने लिखा 3 × 5, 5 दिया 15। अब हमें यह 23 है, अगर हम 23 लिखेंगे तो इसका विचलन ये काम में लेना है। 23 ले रहे हम संख्या, तो 23 ले रहे हैं तो इसका विचलन कौन सा काम आएगा, ये 5 काम आएगा। अगर ये 25 लिखेंगे तो इसका विचलन कौन सा काम आएगा, 3 काम आएगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए हमारे पास 28। अब देखो
23 का विचलन 5 काम आ गया, 25 का विचलन ये लेंगे 3 काम आ जाएगा। तो हमने यहाँ 23 लिखा तो इसका विचलन 5 काम आएगा। 3 और 5 को इंटू किया तो 15 हुआ है, और 23 और 5 को जोड़ दिया तो हमारे पास 28 हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास है ना, ये जो आधार में जीरो कितना, आधार में 1 जीरो हो तो इसका 1 पद काम आएगा, और अगर ये आधार में 2 जीरो होता है तो हमारे पास यहाँ 2 पद काम आते हैं। तो आधार में हमारे पास कितने हैं, आधार में हमारे पास आ गए यहाँ पर ये, तो 25 का तो यहाँ 15 का 5 और 1 क्या जोड़ देंगे, इसके अंदर ये हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 74, इधर देखो आप, ये 23 इंटू 25 है। अब ये जोड़ दिया, ये तो हमारे पास यहाँ तक आ गए, उपादार विधि आ गई। ये जो आता है ये यहाँ तक तो सवाल है आधार विधि। अब हम करें उपादार विधि, तो यहाँ पर हमारे पास उपादार अंक कितना है, उपादार अंक 2 है, तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 28 को 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए, 8 में 16 56। अब आप लिखो गुणनफल, गुणनफल यहाँ 5 और एक हासिल इसके अंदर जोड़ दो, 56 के अंदर 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 57। तो ये आ गया 57, तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट आंसर। इधर देखो वापस देखते हैं हम, सबसे पहले इस 2 को हटा देते हैं तो हमारे पास जो काम करे वो आधार विधि के आधार पर होगा। जैसे यहाँ 2 लिखेंगे यानी कि किस अंक का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास ये उपादार अंक का काम आ जाएगा। 3 और 5 को इंटू किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई। ये 23 लिखेंगे तो ये 5, ये हमारे पास ये काम आएगा। अब अगर आपने 25 लिखा तो ये 3 काम में आएगा। इन दोनों को हमने योग याद कर लिया, इसको उपादार अंक से गुणा कर दिया तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी। एक और सवाल समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास सवाल है, मान लीजिए ये है 33 इंटू 37, ये 33 है हमारे पास, तो इसका सबसे पहले आधार तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमने लिखा आधार 10, उपादार कितना हो जाएगा 10 का गुणज 30, और इसका विचलन क्या हो जाएगा, उपादार से विचलन, उपादार से विचलन इस ये 33 है, 30 से कितना ज़्यादा है 3, और ये 37 है, 30 से कितना ज़्यादा है 7, तो इसका विचलन आ जाएगा हमारे पास 3 और 7। अब हम लेते हैं उपादार अंक, तो उपादार अंक क्या होगा 30 में 2 10 का भाग दे दो 3, तो हमारे पास उपादार अंक आ गया 3। अब आप देखो 33 का विचलन कितना है, 33 का विचलन 3, तो हमने लिखा 3। 37 का विचलन कितना है 7, तो हमने लिखा 7। अब इसके 2 पक्ष बनाते हैं, एक तो बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला, उधर वाला होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हमेशा क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल आएगा। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं विचलनों का गुणनफल 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 का कितना हो गया 21। अगर मान लीजिए मैं ये 33 लिखूं तो इसका विचलन आपको ये प्रयोग करना है। अगर 37 लिखूं तो इसका विचलन ये लिखेंगे। तो मैंने लिखा संख्या 33 और इसका विचलन कौन सा आएगा 7 आएगा, तो हमने लिखा ये 7। इनको दोनों को जोड़ दिया 40। अब देखो जैसे जोड़ा 40, अब हमारे पास उपादार अंक कितना है 3, इसका जो योग आता है उसको उपादार अंक से गुणा करना है। उपादार अंक कितना है 3, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे इंटू 3, तो कितने हो गए हमारे पास 120। अब हमें यहाँ रुकना है, यहाँ थोड़ा विचार करना है, क्या ये 21 का 21 आएगा या इसका एक पद काम में आएगा या दोनों पद काम आएगा, कौन सा पद काम आएगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ चलते हैं आधार। आधार में हमारे पास 1 जीरो है, तो इसका मतलब होगा हमारे पास एक पद काम आएगा, और यदि आधार में 2 जीरो होता तो 2 पद काम आते हैं। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या नहीं है। आधार में 1 जीरो है तो इसमें एक अंक ही काम में लेंगे। तो हम ये लिखेंगे गुणनफल 21 का 1 और हासिल इसके अंदर 2 जोड़ देते हैं, तो कितने हो जाएगा हमारे पास 122। ये हो गया। तो आपको ये देखना है कि ये पूरा पद काम में लेना है या नहीं लेना है, या एक पद काम में लेना है। ये पता कैसे चलेगा, इस आधार को देखकर। आधार में कितने जीरो है 1 जीरो है, तो इसका एक पद काम आएगा। एक और सवाल देखते हम। मान लीजिए हमारे पास सवाल ये है 78। इसके अंदर सबसे पहले आधार विचलन ज्ञात कर लो आप। विचलन क्या आएगा हमारे पास, विचलन आधार 10 मान लो आप, और उपादार अंक क्या हो जाएगा। उपादार का अर्थ होता है कि आधार का गुणज 10 का पारा बोलो जो संख्या है उसके आसपास है, यानी कि 70, तो इसका गुणज क्या हो जाएगा, उपादार क्या हो जाएगा 70। उपादार से विचलन, उपादार से विचलन, उपादार से विचलन क्या होगा, ये कितने ज़्यादा है,
ये 70 से 3 ज़्यादा और ये 8 ज़्यादा, तो ये विचलन हो गया। अब उपादार अंक क्या होगा? उपादार अंक को इसका आधार के अंदर 10 का भाग दे दो, 70 में 10 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 7। तो इसका ये उपादार अंक हो गया 7। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं? इसका विचलन आ गया 3 और इसका विचलन कितना आ जाएगा हमारे पास? 8। ये 8। यहाँ दो पक्ष बनाते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और यहाँ पर देखो आप इस विचलनों का गुणनफल यहाँ करेंगे, विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 × 8, 8 या 24। अब हम ये संख्या लेते हैं तो इसका विचलन कौन सा है? 8 है। तो 73 में आप 8 जोड़ दो और उपादार अंक कितना है? 7। इसको 7 से गुणा कर दो आप, तो ये जोड़ दो 80, 81 × 7, ये हो गया 7, 7 और 56। अब गुणनफल लिखते हैं हम। गुणनफल में देखिए हमारे पास क्या है? आधार में 0 कितना है? आधार में 0 1 है। जब आधार में 0 1 है तो हम इसका एक पद काम में लेंगे, और आधार में अगर 0 2 होता है तो हम 2 पद काम में लेते हैं। तो आधार में हमारे पास 0 1 है तो हम ये लिखेंगे 4 और 2 इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो 5 6 9, ये इसका गुणनफल हो गया। इसी प्रकार से एक और सवाल और लेते हैं। आधार में जितने 0 होते हैं ना उतने ही राइट हैंड साइड में वो हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सवाल ही है 205 × 205, 4 कर दो। सबसे पहले लिखते हैं हम आधार। आधार हमारे पास कितना आ गया? आधार मान लो 100। उपाधार कितना होगा? आधार का गुणज, उपाधार आधार 100, 200, 300, 400, तो 100 200 200 हो जाएगा इसका उपाधार। उपाधार से विचलन, उपाधार से विचलन 200 के अंदर आप 200 से कितनी संख्या ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा, और ये कितनी संख्या ज़्यादा है? 4। तो हमने लिखा 5 और 4। अब लिखोगे हम उपाधार अंक, ये आपने लिखा उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या आ जाएगा हमारे पास? 200 के अंदर हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं, तो हमारे पास भाग कितनी बार गया? 2 बार। अब देखो 205 का विचलन आ गया 5 और 204 का विचलन कितना हो गया? 4, ये 4। यहाँ हम 2 पक्ष लेते हैं। यहाँ करेंगे विचलनों का गुणनफल, 5 और 4 को गुणा करेंगे, तो 5 और 4 को गुणा किया तो कितने हो गए हमारे पास? 20। ये लिखा हमने। अब हमें इस संख्या का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 205 लिया है तो इसका विचलन कौन सा काम आएगा? इसका विचलन काम आएगा ये 4। ये अगर आप 204 लेते हो तो विचलन कौन सा काम आता है? 5 आता है। तो मैं लिखा है 205 + 4। यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है हमारे पास? 2, तो हमने ये लिखा 2। अब इसको गुणा कर दो आप, 2 × 209 बराबर क्या हो जाएगा? 18, 4। अब हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल। अब आप देखिए ये जो हमारे पास ये 0 का 0 लिखेंगे, ये दोनों पद एक साथ लिखेंगे, तो पता लगाने के लिए यहाँ जाते हैं आधार में कितने 0 है? आधार में 2 0 है। जब आधार में 2 0 होता है तो 2 पद हम यहाँ एक साथ लिखते हैं। अगर आधार में 3 0 होता है तो 3 पदों की संख्या लिखते हैं। आधार में 1 0 है तो हमें 1 अंक लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ आधार में कितने 0 है? 2 0 है, तो इसके दोनों पद एक साथ हम यहाँ लिखेंगे। ये 20 का 20 लिखेंगे हम, और फिर एक पद वाला सेम टू सेम लिख दिया हमने ये, तो हमारा सवाल ये कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हम ये सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आधार उपाधार विचलन ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ विचलन का गुणनफल आएगा, यहाँ उपाधार अंक आएगा। उपाधार अंक कैसे ज्ञात करते हैं? आधार के अंदर उपाधार के अंदर आधार का भाग दो, जो प्राप्त होता है वो उपाधार अंक होता है, और 2 से इनको जोड़ लो, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एक और सवाल करके देखते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए हमारे पास ये सवाल है, (301 × 302। अब आपको मालूम हो गया कि आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, विचलन क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लेते हैं आधार। आधार हम 100 मानते हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तो ये 100 मान लिया। उपाधार क्या होगा? उपाधार का मतलब 100 है। 100 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है? 201 और ये 202, यानी कि 100 से बहुत अधिक ज़्यादा है। जब आधार से अधिक संख्या ज़्यादा होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उपाधार का प्रयोग करते हैं। तो आधार का गुणज क्या होगा? 100, 200, 300, 400। तो
तो अभी हम देखते हैं कि 300 किसके आसपास आ रहा है, 300 के आसपास आ रहा है, तो इसका उपादान अंक क्या आ जाएगा 300। तो हमने यहाँ लिखा 300। अब उपादान से हम क्या करते हैं, विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे उपादान से विचलन, उपादान से विचलन। ये 300 से कितने ज़्यादा है 1, ये 300 से कितने ज़्यादा है 2, तो हमने लिखा 2। तो इसका विचलन, उपादान से विचलन कितना आ गया 1 और 2 आ गया। अब हम ये करते हैं उपादान अंक क्या है, उपादान अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यह लिखेंगे हम उपादान अंक। उपादान अंक हमेशा कैसे ज्ञात करते हैं, आधार के अंदर, उपादान के अंदर आधार का भाग देते हैं। उपादान है 300, 300 में हमने 100 का भाग दिया तो उपादान आ गया 3। अब देखिए 301 है, 301 का विचलन आ गया 0,1 और 302 का विचलन आ गया हमारे पास 0,2। ये 0 लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष बनाते हैं। ये हमने बना दिया लेफ्ट हैंड साइड और इधर बना दिया हमने राइट हैंड साइड। अब यहाँ करेंगे विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल करो आप, 1 और 2 को गुणा किया तो ये हम लिखेंगे 1 × 2, यानी लगभग कितने हो गया 1 × 2, इसको इंटू करने पर 2 आ गया। और यहाँ हम लिखेंगे, अगर आपने प्रयोग किया 301 का तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर विचलन 2 काम आएगा, 301 + 2। और यहाँ लिखेंगे उपादान अंक, उपादान अंक क्या है 3, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे हम, 3 × 300 3, 3 × 9 0 9। अब हमें ये देखिए आधार में हमारे पास 2 0 है, आधार में क्या है 2 0, तो यहाँ 2 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जबकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास तो 1 अंक की संख्या प्राप्त आ रही है, आधार के अंदर 2 0 है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए 2 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जबकि हमारे पास ये कितने अंक है, यहाँ केवल 1 अंक की संख्या है। 2 अंक संख्या बनाने के लिए, 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए अपनी तरफ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ 0 लगा देते हैं, 1 0, यहाँ 0 लगा दिया तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो अब हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल, तो 0 2 9 0 9, ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल हुआ हमारे पास। यहाँ देखिए आधार में 2 0 है, लेकिन हमारे पास यहाँ केवल 1 अंक की संख्या प्राप्त हुई। 2 संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, अपनी तरफ से यहाँ पर 0 को ऐड किया, तो 2 अंकों की ये संख्या हो गई। एक और सवाल लेते हैं हम, देखिए ये मान लीजिए हम लेते हैं 101 × 199, इसको हमें इंटू करना है 101 × 99। अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या 100 से 1 ज़्यादा और ये 100 से 1 कम है। जब ये दोनों संख्या 100 के आधार पर है तो हम इसमें आधार विधि का प्रयोग करेंगे। उपादान विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब ये संख्या 200 से अधिक होती, 100 से अधिक होती, 200 300 400 के आसपास होती, तो हम उपादान विधि का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, ओनली आधार विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों संख्या 100 के आसपास है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, हम आधार लिखते हैं। तो आधार हमारे पास कितना आ गया, आधार आ गया हमारे पास 100। अब ये 100 से संख्या कितना ज़्यादा है और कितना कम है, जो संख्या 100 से ज़्यादा या कम है उसको हम क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। तो यहाँ प्रयोग करेंगे हम विचलन। विचलन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है 1, तो हमने यहाँ लिखा 1। ये 100 से कितना कम है, -1 कम है, तो हमने लिखा -1। तो ये हो गया हमारे पास विचलन। विचलन का अर्थ होता है कि जिस संख्या का मान 100 से कम है या ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम प्रयोग करते हैं विचलन का प्रयोग। तो ये 100 से ज़्यादा है और ये 100 से कम है, कितना कम है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा। अब आप देखते हैं ये 101 है, 101 का विचलन कितना है 1, तो हमारे पास लिखा 1। ये 99 है, इसका विचलन कितना है -1, ये लिखा -1। अब हम दो पक्ष बनाते हैं, एक बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक बनाते हैं राइट हैंड साइड। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, विचलनों का गुणनफल, ये जो विचलन है इसको गुणा करके हम यहाँ लिखते हैं। तो हम इसको गुणा करके यहाँ लिखते हैं 1 × 1, 1 × -1 गुणा किया तो क्या आ जाएगा -1। अगर आपने इसका प्रयोग किया 101 का प्रयोग करे हो, ये लिखा मैंने 101, तो हम विचलन कौन सा काम लेंगे, ये विचलन काम लेंगे। अगर आप ये ले रहे हो ये, तो इसका विचलन कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं 101, तो इसका विचलन कौन सा काम आएगा, -1 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -1। अब देखो यहाँ पर हम इस संख्या को क्या करते हैं, कोष्टक बंद करके उपादान विधि का प्रयोग नहीं करें, इसलिए हम उपादान का प्रयोग नहीं करेंगे। 101 में से माइनस कर दो आप,
तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर 100 बच जाएगा, ये 100 लिखा। अब जैसे कि हमने ये जो सवाल है हमारा ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ये जो संख्या है ये माइनस की आई है, ये यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए। अब इस माइनस को हटाते हैं तो माइनस को हटाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 100 में से बाकी निकालो, या 1000 में से बाकी निकालो, या 10 में से बाकी निकालो। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? 10 का प्रयोग करेंगे, 100 का प्रयोग करेंगे कि 1000 का प्रयोग करेंगे? इसका पता लगाने के लिए हम जाते हैं आधार में। आधार में हमारे पास 0 कितना है? आधार में हमारे पास 0 2 है, तो हम इसको 100 में से माइनस करते हैं। यहाँ पर हम 10 में से माइनस नहीं करेंगे। 10 में से माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास 0 कितना है? 2 है। यदि हमारे पास 0 1 होता तो हम 10 में से माइनस करते हैं। यहाँ 2 0 है तो 100 में से माइनस करेंगे। यहाँ अगर 3 0 है तो हम 1000 में से करते हैं। अगर 1 और 0 होता तो हम और 0 से माइनस करते हैं। कहने का मतलब होता है कि यह जो 0 होता है उतनी से हम माइनस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं संशोधन मान। तो संशोधन करते हैं हम। यहाँ अगर हमने संशोधन किया है तो इधर भी हम क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। संशोधन कब करना है आपको? जब यहाँ संख्या क्या आ जाए? माइनस किया जाए। तो माइनस आ गया तो संशोधन कर रहे हैं हम। अब संशोधन करने के लिए वापस देखते हैं 10 में से घटाते हैं कि 100 में से घटाते हैं। अगर मालूम नहीं चलता तो यहाँ जाते हैं आधार में, तो ये 100 है तो 100 में से हम माइनस 1 कर दो तो पीछे क्या बच गया? 99। और इधर भी हम क्या कर दो? 1 माइनस कम कर दो तो यहाँ भी क्या बच जाएगा? 99। इसका गुणनफल कितना हो गया हमारे पास? यहाँ 0 कितना? 2 है, तो दोनों अंक काम आएंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे। अगर 0 अगर 1 होता तो हम 1 अंक काम में लेते, वो ये संख्या शम टू शम ये लिख दो 99। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। सबसे पहले यह पता लगाना है कि यहाँ 1 अंक आएगा कि 2 अंक आएगा। इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर जाते हैं। या अगर 1 0 लिखा तो 1 पद काम आएगा, 2 0 लिखा तो 2 पद काम आएगा। ओके, कोई समस्या है तो बताना। ये सवाल आप घर से करके लाना होमवर्क है। 103 इंटू 98, 501 इंटू 505, 30 सवाल 303 इंटू 307। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे वापस सवाल पूछ सकते हैं, कोई समस्या है तो।